नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ये विज्ञान शिक्षण का लघुत्तरीय प्रश्न पत्र है, जो कि पहला प्रश्न वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। तो वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर हम लोग देखेंगे। तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। प्रकाश की किरणें परावर्तित अथवा अपरावर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं इसमें। और आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो परावर्तित अथवा अपरावर्तित होकर किसी बिंदु से आई हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा है अंतर, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब में इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा अंतर है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आभासी में यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों के लिखिए। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। तो न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में रखी रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल लगाकर उसे वहां से हटा न दे। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम की, न्यूटन के। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F और उस पर उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल m में, अथवा F बराबर के जो है नियतांक इंटू m इंटू A होता है। इसे ही न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहते हैं। उदाहरण में है कि जैसे कि क्रिकेट के गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो न्यूटन का जो गति विषयक का तीसरा नियम है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। उदाहरण है, तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे धकेलता है, परिणाम स्वरूप जल मनुष्य को आगे की ओर धकेल देता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। तो समतल दर्पण, यदि हम किसी वस्तु को समतल दर्पण में देखते हैं तो उसके जो प्रतिबिंब जो बनता है वो ठीक उसी प्रकार उस वस्तु के ही जैसा बनता है। जो वस्तु जैसी है वो वस्तु ही वैसा ही उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा। ऐसा नहीं कि वस्तु बहुत बड़ी दिखाई देगी। अवतल दर्पण, यदि हम अवतल दर्पण से किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु हमें सीधी और बड़ी दिखाई देगी। उत्तल दर्पण जो है, अगर इसमें हम किसी वस्तु को उत्तल दर्पण से देखते हैं तो वो वस्तु या उसका प्रतिबिंब छोटा दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है, शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। तो पहला है रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक। ऐच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करने वाले तंतु या कोशिकाएं लंबे, बेलनाकार तथा शाखाहीन होते हैं। ये ऐच्छिक होते हैं, अर्थात जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। इसमें गहरे
तथा हल्के रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। ये कंकाल से लगे होते हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो पेशी है आरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक। ये अनैच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं और पेशी कोशिकाएं या तंतु तर्करूपी एवं लंबी होती हैं। इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें धीमी गति से संकुचन होता है। ये पेशियां थकावट का अनुभव नहीं करती हैं। आरेखित पेशियां शरीर के उन भागों में या अंगों में पाई जाती है जिनकी गति या क्रिया स्वतः ही होती है। अब तीसरी पेशी है हृदय पेशी ऊतक। इस प्रकार की पेशियां हृदय की मांसपेशियों का निर्माण करती हैं। इन ऊतकों में ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों प्रकार के ऊतकों के गुण संबंधित रहते हैं और ये संरचना में रेखित पेशियों के समान लंबी बेलनाकार तथा शाखामय कोशिकाओं से बनी होती हैं। अगला प्रश्न है एड्स के कारण तथा रोकथाम पर चर्चा कीजिए। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा गया था। तो पहला है, यदि किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति इंजेक्शन लगाया है और वही इंजेक्शन या सिरिंज किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए तो उसे भी एड्स हो सकता है। दूसरा है कारण, ऐसी गर्भवती माँ जिसको एड्स है उसकी संतान को भी एड्स हो सकता है। तीसरा है असुरक्षित यौन संबंध भी इसका कारण हो सकता है। इसका रोकथाम जो है, एड्स को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। एड्स को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उसे रोका जाए। बस इतना ही इसमें लिखना था। अगला प्रश्न है, प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। जैसे पौधे के बीज होते हैं, उनका जो फैलाव है जल के द्वारा, इसके अलावा वायु से भी होता है। उदाहरण नारियल का जो प्रकीर्णन होता है वो जल द्वारा होता है। इसके बीज एक स्थान से कई स्थान तक फैल जाते हैं, यानी कि प्रकीर्णन हो जाता है। अगला प्रश्न है, जलीय पौधों के गुण उदाहरण देकर समझाइए। तो जलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो मुलायम होती हैं। इनके तने जो होते हैं लंबे होते हैं, वह मुलायम होते हैं, जैसे कि कमल का फूल, केला। अगला ये उदाहरण है कि इनकी पत्तियां बहुत ही मुलायम होती है जो कि पानी की सतह पर तैरती हैं, जैसे कि कमल, धूलकुंडी, केले का पौधा। अगला प्रश्न है, निद्रव दाबमापी का वर्णन कीजिए। तो निद्रव दाबमापी से वायु दाब ज्ञात करते हैं। इसमें से एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह ढक्कन पतली, लहरदार या वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। इसके डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ाने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर वह सतह के ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है या ऊपर उठ जाती है। इससे लगे लीवर से एक संकेत जुड़ा होता है जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक देता है। निद्रव दाबमापी जो है घड़ी की आकृति का होता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः इसे सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जीव जगत से आपका क्या अभिप्राय है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो समस्त जीवधारियों का संसार ही जीव जगत कहलाता है। इसमें सजीव वस्तुएं जैसे कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। जीव जगत को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है, एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव। अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में। इस वर्ग के जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे कि इसमें जीवाणु, ईस्ट, अमीबा, क्लेमाइडोमोनस और पैरामीशियम आता है। और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। इस वर्ग के जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन जीवों को आसानी से आप देख सकते हैं।
जैसे कि मधुमक्खी, हाइड्रा, केचुआ और बरगद, कुकुरमुत्ता इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, कशेरुकी तथा अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? तीन उदाहरण दीजिए जो आपके परिवेश में पाए जाते हैं। तो अकशेरुकी जंतु जो होते हैं, ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड या हड्डियों को कंकाल नहीं पाया जाता है, उन्हें हम अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा। अब अगला है मतलब कशेरुकी जंतु। जिन जंतुओं के शरीर में मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम कशेरुकी जंतु कहते हैं, जिसके अंतर्गत मछली, मेढक, पक्षी, गाय, मनुष्य इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के सामान्य लक्षण बताओ। तो जीवों के सामान्य लक्षण है कि पोषण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, कोशिकीय संरचना, निश्चित जीवन काल के पश्चात मृत्यु। ये सभी जीवों का सामान्य लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, पौधे एवं जंतु हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, लिखिए। तो पौधे एवं जंतु हमारे शरीर को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। अधिकांशतः जीवधारी पेड़ एवं जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं। जंतु से हमें दूध, शहद, चमड़ा, ऊन, मांस आदि तथा पौधों से अनाज, फल, सब्जी, कागज, हवा आदि प्राप्त होता है। लेकिन सभी पौधे एवं जंतु सदैव उपयोगी अथवा लाभदायक नहीं होते हैं। कुछ जीवधारी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ पौधे शरीर से खुजली उत्पन्न करते हैं। कुछ पौधे विषैले होते हैं। कुछ पौधे से मादक पदार्थ जैसे कि गांजा, अफीम, चरस आदि प्राप्त होते हैं। इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। एक प्रकार के पौधे कवक से मनुष्य को दांत, खाज, दमा, गंजापन के रोग होते हैं। पौधों की भांति जंतु भी हमारे लिए हानिकारक है। कुछ जंतु विषैले होते हैं, जैसे चींटी, खटमल तथा मच्छर के काटने से खुजली व जलन होती है। और मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल तथा मच्छर के काटने से मैंने तो बताया ही, इसको जलन होती है। उसके बाद फिर मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल, पिस्सू आदि रोग वाहक जंतु हैं। और हैजा, पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां घरेलू मक्खी द्वारा फैलती हैं। मलेरिया जो है तथा फाइलेरिया विशेष प्रकार के मच्छरों से काटने से होता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लाभदायक जंतु, भोजन प्राप्त करने वाले जंतु जो हैं शाकाहारी तथा मांसाहारी सभी प्रकार के मनुष्य किसी न किसी प्रकार से अपने भोजन के लिए जंतु पर निर्भर होते हैं। इसके अंतर्गत जो आता है, पहला दूध। दूध भोजन का सबसे प्रमुख अंग है। दूध से संतुलित भोजन के सभी अवयव विद्यमान रहते हैं। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि देती है। और खा है इसके अंतर्गत मांस व अंडे। भेड़, बकरी तथा मुर्गी से मांस प्राप्त होता है। मांस से पाई जाने वाली प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। और तीसरा है शहद। शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। शहद एक बहुत ही पौष्टिक आहार है जिसका उपयोग औषधियों के साथ होता है। और उसके बाद दूसरा जो है वस्त्र प्रदान करने वाले जंतु। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है जिससे कि सुंदर व बहुमूल्य वस्त्र तैयार किए जाते हैं। भेड़, पहाड़ी बकरियां तथा ऊंट के बालों से ऊन तैयार करके स्वेटर, ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन पर टिप्पणी कीजिए। तो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों का विघटन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप अनेक हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। यह कार्य जिन अंगों द्वारा किया जाता है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब उत्सर्जी अंग के जो है उत्सर्जी जो अंग है उसके मुख्य अंग, पहला है गुर्दे, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय
मूत्र मार्ग आदि। सांप, छिपकली तथा मेढक द्वारा जीभ से लेने वाले कार्य। सांप, छिपकली आदि अपनी जीभ से सूंघने, छूने तथा सुनने का कार्य करते हैं, जबकि मेढक की जीभ शिकार पकड़ने में सहायक होती है। अब अगला प्रश्न है, कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण कीजिए। तो कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। पहले की अकोचनी या फिर फ्लेक्सर पेशियां। इन पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित अस्थि अंदर या पीछे की ओर खिंचती है, जिससे कि दोनों अस्थियां समीप आती हैं और उनके बीच का कोण कम हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रसारणी या फिर एक्सटेंसर पेशियां। इन पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित संरचना आगे या बाहर की ओर ढकेलती हैं, जिससे कि वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। तीसरा है अपवर्तनी या फिर एडेप्टर। इन पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित अस्थि मध्य रेखा से दूर हो जाती है। और अगला है अभिवर्तनी या फिर एडेक्टर पेशियां। इनके सिकुड़ने से मध्य जो है अस्थि रेखा की ओर खींची जाती है। पांचवा है घुर्डी या फिर रोटेटर पेशियां। इनके सिकुड़ने पर संबंधित अस्थि जो है अपनी दूरी पर घूमती है। छठा है उन्नयनी या फिर लिबरेटर पेशियां। यह संबंधित अस्थि या उसके अंग के ऊपर उठती हैं। सातवां है अगला है अवनयनी या फिर डिप्रेसर पेशियां। यह संबंधित अंग को नीचे गिराती है। आठवां है अतानक या फिर टेंसर पेशियां। इनके सिकुड़ने से संबंधित रचना में और अधिक तनाव या खिंचाव आ जाता है। तो नौवां है उनताननी या फिर सुपीनेटर पेशियां। इनके सिकुड़ने से अगली भुजा घूमती है और हथेली ऊपर की ओर घुमाई जा सकती है। दशा है अवताननी या फिर प्रोनेटर पेशियां। यह हथेली को नीचे की ओर घुमाती हैं। अगला प्रश्न है कि जीव जंतुओं के शारीरिक। अगला प्रश्न है जीव जंतुओं के आंतरिक अंगों के कार्य बताइए। तो शरीर के मुख्यतः आंतरिक अंगों के समस्त कार्य हमारे संवेदांग से संबंधित होते हैं। हमारे संवेदांग निम्नलिखित है। पहला श्रवण इंद्रिया, जिसे कि श्रवण संतुलन इंद्रिया कहते हैं। और दूसरा है चक्षु इंद्रिया, जिसे दर्शनेंद्रिया कहते हैं। तीसरा है घ्राणेंद्रिया और चौथा है स्वादेंद्रिया और पांचवा है त्वक ज्ञानेंद्रियां। जैसे कि श्रवण इंद्रियों द्वारा हम सुनने का कार्य करते हैं। इस कार्य को बाह्य अंग जैसे कर्ण, पल्लव व आंतरिक अंग है। कर्ण पर्दा, मध्य कर्ण, आदि कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को सुनता है। वह फिर तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है और वहां को पर पहुंचाने के बाद उसका उत्तर मिलाते हैं, अर्थात समझ पाते हैं कि किसी का आवाज़ है। अगला प्रश्न है जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए। तो सभी जीव एक समान नहीं होते हैं। इनमें मुख्यतः 6 प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला आकृति में भिन्नताएं, दूसरा आकार में, तीसरा आदतों में, चौथा है रहन सहन में भिन्नताएं, पांचवा है आवास में, छठा है परिवेश में। अगला प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, संक्षेप में समझाइए। तो स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इसमें खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम यानी कि 5 से 10 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों को उपापचयी क्रिया तथा वृद्धि को नियंत्रण किया जा सकता है। इसीलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों की संरचना तथा प्रकार का वर्णन कीजिए। तो
तो सूक्ष्म जीवों की संरचना तथा प्रकार इस प्रकार से हैं। भोजन का विभिन्न अणुजीवों से घनिष्ठ संबंध है। ये अणुजीव भोजन के पोषक महत्व को बढ़ाने, कम करने तथा साथ में उनको पूर्ण रूप से नष्ट करने व अपना हानिकारक प्रभाव उन पर छोड़ने में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन पर अणुजीवों के कण के प्रभाव को जानने के लिए अणुजीवों का पूर्ण अध्ययन करना आवश्यक होगा। तो वह जीव जो सदा आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसे जीवों को अणुजीव कहते हैं। ये 3 प्रकार से होते हैं मुख्यतः, जैसे कि पहला बैक्टीरिया, दूसरा फफूंदी, तीसरा खमीर। ये सभी अणुजीव एक कोशिकीय होते हैं। भोजन व अन्य पदार्थों पर निर्भर रहने तथा उन्हें लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अणुजीवों के निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है मृतोपजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु और आत्मपोषी जीवाणु। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण क्या है? दूध को प्रयोग में लाने से पहले यह क्यों आवश्यक है? कारण बताइए। तो पाश्चुरीकरण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत किसी द्रव को एक निश्चित ताप पर निश्चित समय के लिए रखा जाता है, जिससे कि द्रव में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और द्रव अधिक समय तक संरक्षित बना रहता है। दूध में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव दूध उबालने में नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध कुछ समय तक संरक्षित बना रहता है। इसीलिए दूध को उपयोग में लाने से पहले उबाला जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुकूलन किसे कहते हैं? तो जलीय एवं मौस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण से समझाइए। तो अनुकूलन आकृति, आकार, रंग रूप, रचना तथा आवास संबंधी लक्षणों ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, वह अनुकूलन कहलाता है। जलीय अनुकूलन जलीय जीवधारी जैसे मेंढक, मछली, जलकुंभी, सिंगाड़ा आदि अपनी रचनात्मक विशेषताओं के कारण जलीय वातावरण में जीवित रहते हैं। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के लिए एक विशेष रचनाएं होती हैं, जैसे जलक्लोम जिसे हम गिल्स कहते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। पंखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इस प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में से भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण ही वे जल में निवास कर पाते हैं। जंतुओं की तरह ही जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है। इन पादपों के शरीर के सभी भागों में मृदुतक अधिकता में होती है और काष्ठीय होता है ऊतक अत्यंत सूक्ष्म भाग होते हैं। पत्तियां कटी-फटी तथा पतले तैरने की अवस्था में होती हैं। पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। इन में जड़ों तथा जड़ तंत्रों का अल्प विकसित होता है। तनापूर्ण वृंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोष्ठ होते हैं। अतः जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं, जैसे जलकुंभी। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जो इनको पानी से सुरक्षा करती है। इसके कारण जलीय पौधे वातावरण में अनुकूलन कर पाते हैं। हम बात करते हैं मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधे के बीच जीवित रहना आदि। उपयुक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु मरुस्थलीय जंतु में जल संचयन, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्दे तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि ऊंट। जंतुओं के समान मरुस्थल में उगने वाले पौधे एवं पेड़ों को भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह पौधे प्रायः पानी की कमी, सूर्य की तीव्र रोशनी तथा दिन के समय उच्च तापमान में रहने को सहते हैं।
और मरुस्थलीय पादपों में कुछ अनुकूलन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है जड़ तंत्र अधिक फैला हुआ और गहराई में होता जाता है। दूसरा, तना मांसल चपटा, हरा एवं स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य करता है, जैसे कि नागफनी। तीसरा है पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं, इसमें वाष्पोत्सर्जन की कम होता है, जैसे कि कनेर। चौथा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसफल कांटेदार या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे नागफनी, घृतकुमारी, शतावरी तथा भंडा। अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण बताइए। तो इसके सामान्य लक्षण कुछ हैं। पहला, इनकी जो है लगभग 50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि अलवर जल, स्थल एवं समुद्री जल में वास करती हैं। इसकी कुछ जातियां परजीवी के रूप में रहती हैं। दूसरा है, ये सरलतम रचना वाले एक कोशिकीय व सूक्ष्म जीव हैं। ये आद्य तथा जीव द्रव्य श्रेणी के जंतु रहते हैं और इसमें अधिकांशतः एकल एवं कुछ निमक में रहते हैं। निमक जो है के समस्त जंतु समान तथा स्वतंत्र होते हैं। इनका शरीर असममित, द्विपार्श्व सममित, आर्य सममित व गोलाकार सममित होता है। पांचवा, शरीर नगण्य या इस पर पेरिकल का महीन आवरण होता है। कुछ में शरीर के बाहर बाह्य कंकाल के रूप में कवच या टेस्ट होता है। जीवन के सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर होती हैं। शरीर में एक या एक से अधिक केंद्रक होते हैं। केंद्रक एक रूपी या द्विरूपी होते हैं। चालनांग, पादाब, कसाब या सीलिया होते हैं। कुछ में इनका अभाव होता है। गुदा एवं मुख्य निश्चित छिद्रों के रूप में नहीं होते हैं तथा पाचन क्रिया अंतःकोशिकीय होती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन, इस पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो अभी तक हम लोगों ने सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत वायरस, जीवाणु एवं प्रोटोजुआ, यूग्लिना, पैरामीशियम एवं अमीबा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इनकी जानकारी प्राप्त के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि सूक्ष्म जीव जंतु के लिए दोस्त एवं दुश्मन दोनों है। कुछ सूक्ष्म जीव जिनमें बीमारियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। तो इसका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किया जाता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। कृषि में मृदा की उर्वरता में बढ़ाने के लिए किया जाता है। टीका यानी कि वैक्सीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के लिए इसका उत्पादन में सहायक होते हैं। ये जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक होते हैं। पौधों को रोगों से बचाते हैं। एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड बनाने में सहायक होते हैं ये। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थ, फल आदि का परिरक्षण किस प्रकार से करेंगे? तो यह दो प्रकार से होता है, अस्थायी एवं अस्थायी। तो अस्थायी में इस विधि में फलों एवं सब्जियों को हम थोड़े समय तक ही सुरक्षित रख सकते हैं। इसे हम अस्थायी परिरक्षण के विभिन्न तरीके हैं। पहला, जीवाणु रहित करना। इसे स्वच्छता का सिद्धांत भी कहते हैं। खाद्य पदार्थों या खराब होना उनमें उपस्थित जीवाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। फलों, सब्जियों को जब गंदी टोकरियों में रखा जाता है या तोड़ते समय असावधानी के कारण चोट आ जाती है तो टूटी फूटी हो जाती है, तो जीवाणु को अनुकूलन वातावरण मिल जाता है। इसके लिए फलों को तोड़ते समय तथा परिवहन में सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे फलों को चोट ना लगे। दूसरा है कि नमी से दूर रखना। नमी में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति तथा वृद्धि तेजी से होती है। यही कारण है कि बरसात में अचार एवं मुरब्बा अतिशीघ्र फफूंदी लग जाता है। खाद्य पदार्थों को नमी से दूर रखकर ही बचाव का
अच्छा उपाय है। तीसरा है ठंडे स्थान पर रखना। ऐसे देखा जाता है कि खाद्य पदार्थ गर्मी की अपेक्षा ठंडी मौसम में अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकती हैं। कारण है कि जीवाणु अधिक तापमान पर अधिक क्रियाशील रहते हैं। इसके खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर कुछ समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। रेफ्रिजरेटर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। वायु से दूर रखना। वायु जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होते हैं। खाद्य पदार्थों को वायु से दूर रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। इसी सिद्धांत पर डिब्बाबंदी, जिसे हम कैनिन कहते हैं, में हवा को डिब्बों से बाहर निकालकर फलों तथा सब्जियों को सुरक्षित रखा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा परीक्षण, अस्थायी परीक्षण। इस विधि से फल तथा सब्जियों एवं इनके बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इनकी निम्न विधियां हैं। पहला, ऊष्मा द्वारा परिरक्षण। इस विधि में खाद्य पदार्थों में विद्यमान जीवाणुओं को ऊष्मा द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिए सामान्यतः जो तापमान होता है 65 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर खाद्य पदार्थों को गर्म करने के पश्चात रखा जाता है। दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण। 10 से 15% नमक का घोल पदार्थों को खराब करने वाले जीवाणुओं के लिए विष का काम करता है। इसीलिए अचार को सुरक्षित रखने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है जो है कि चीनी द्वारा परिरक्षण। खाद्य पदार्थों में 66% से अधिक चीनी की मात्रा रखने से उनका परिरक्षण अस्थायी रूप से हो जाता है। चीनी की इसी सांद्रता पर जीवाणु तथा एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे जैम, जेली, मुरब्बा का परिरक्षण इसी आधार पर किया जाता है। चौथा, रसायनों द्वारा परिरक्षण। तरल तथा पेय पदार्थों में परिरक्षण करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और तथा सोडियम बेंजोएट जैसी विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये रसायन एक निर्धारित सीमा तक मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जीवाणुओं के लिए विष का काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो को बस यहीं तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।